हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया 37 के बारे में, जो कि है आपका प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो इसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें तीन चीजें कवर होंगी आपकी। एक होगा प्रोविजन, एक होगा कंटीजेंट लायबिलिटीज और एक होगा आपका कंटीजेंट एसेट्स। ठीक है, तो प्रोविजंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कंटीजेंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि लायबिलिटीज की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सो लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड ठीक है, सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो पास्ट इवेंट्स कौन से हो गए, जैसे मान लीजिए मैंने वारंटी दे दी। ठीक है, मेरी वारंटी हो गई, या मेरे कोई भी लीगल केस हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो या फिर मेरी डेटर्स हो गए, है ना। अब डेटर्स से मेरे को पैसे आने की, क्योंकि मेरे डेटर्स मतलब मैंने उसको गुड्स, किसी को मैंने गुड्स बेचे। ठीक है, अब मैंने किसी को गुड्स बेचे, तो मैंने क्योंकि गुड्स बेचे हैं उसकी वजह से मेरी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ सकती है ना, मेरी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ सकती है। ठीक है, मान लीजिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ जाए, तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकती है। वारंटी में मुझे मुझे वारंटी में क्लेम आ जाए, क्योंकि मैं कस्टमर्स को वारंटी दे रही हूँ ना, तो मुझे क्लेम आ जाए। ठीक है, तो वो मेरी लायबिलिटी बन सकती है। तो लायबिलिटी क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और इसमें आपका सेटलमेंट ऑब्लिगेशन होगा ही होगा। मतलब या तो मुझे कैश देना पड़ेगा, या मुझे गुड्स देने पड़ेंगे, या मुझे सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। सो अल्टीमेटली, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसमें। अब इट कैन बी लीगल ऑब्लिगेशन डेट ड्राइव फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और लेजिस्लेशन। ठीक है, या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लायबिलिटी आ सकती है, लेजिस्लेशन की वजह से लायबिलिटी आ सकती है। ठीक है, लेजिस्लेशन की वजह से लायबिलिटी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स मुझे टैक्स देना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, हर साल मुझे टैक्स देना ज़रूरी हो जाता है, मुझे एडवांस टैक्स देना ज़रूरी हो जाता है। मुझे मुझे अपना जो असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ लेजिस्लेशन मुझे टैक्स देना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कल को अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाना चाहती हूँ, तो पेनल्टी मुझे देना ज़रूरी हो जाता है, तो वो लायबिलिटी हो सकती है ना। दूसरा हो सकता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन डेट ड्राइव फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिस और कमिटमेंट ऑफ एंटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हर साल एक फैक्ट्री है या एक कंपनी है जो हर साल एम्प्लॉयज़ को अपना बोनस देती है, दिवाली पे बोनस देती है। कितना देती है, बेसिक सैलरी का 50%, इतना वो बोनस देती है। ठीक है, तो हर साल देती है, तो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गई। कोई कोई लीगल की वजह से नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है, आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ पास्ट प्रैक्टिसेस है कि हर साल देती है बोनस, तो इस साल भी देना पड़ेगा। मतलब इस साल भी ऑब्लिगेशन होगी, इस साल भी लायबिलिटी बन जाएगी। तो ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो लायबिलिटी मतलब एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है पास्ट इवेंट्स की वजह से, और उसका जो सेटलमेंट होगा उसमें आपके रिसोर्सेज जाएंगे, या तो आपके गुड्स जाएंगे, सर्विस जाएगा, या फिर आपका कैश जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा आता है प्रोविजंस। प्रोविजन में मीनिंग ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट ऑफ टाइमिंग। प्रोविजन मतलब होता है एक लायबिलिटी तो है प्रोविजन, लेकिन इसमें हमें ना तो अमाउंट पता है या फिर टाइमिंग। अगर अमाउंट पता है तो टाइमिंग नहीं पता कि कब होगा, और अगर टाइमिंग पता है कि चलो एक साल में मैंने लायबिलिटी आ सकती है, लेकिन अमाउंट नहीं पता क्या होगा, अमाउंट नहीं पता क्या होगा। तो प्रेजेंट, तो इसमें तीन कंडीशंस होना जरूरी होते हैं प्रोविजन केस में, तब कोई प्रोविजन प्रोविजन कहलाता है। एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। ठीक है, लायबिलिटी केस में भी होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज प्रोबेबल, यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स प्रोबेबल होता है। लायबिलिटी के केस में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स सर्टेन होता है, सर्टेन होता है। इसमें ये और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है और इसमें सर्टेन होता है। ठीक है, सो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज 50% और मोर हो, तब जाके आप प्रोविजन बनाओगे, एंड द अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। और अब आप अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हो, अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जब यहाँ जहाँ पे फॉलो हो रही होती है, वहाँ पे प्रोविजन बन जाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल हो गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपका क्या एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स, प्रोविजन, आपका हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। तो इसमें आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रही है। ठीक है, राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जाएंगे 50% ज़्यादा। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला अल्टीमेटली, तो मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ेगा, अपने डेटर्स डिक्रीज करने पड़ेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अमाउंट कैन बी एस्टिमेट, क्या मैं एस्टिमेट कर सकती हूँ, हाँ मैं एस्टिमेट कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे 2% का लॉस होगा, 3% का लॉस होगा, जो भी होगा अल्टीमेटली। या फिर कोई भी आपका क्या हो सकता है, आपका लीगल वारंटी ऑब्लिगेशन के लिए बन सकता है ना। वारंटी ऑब्लिगेशन के लिए मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हो सकता है वारंटी ऑब्लिगेशन प्रोविजन बनते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी ऑब्लिगेशंस, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनती है, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा के चांसेस हैं तो, ठीक है, और एस्टिमेट हो सकता है रिलायबली, तब आपका प्रोविजन बन जाएगा। ठीक है, अब आता है रिकग्निशन प्रोविजन कैसे करेंगे। प्रोविजन शेल बी रिकॉग्नाइज एज अ लायबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ रिजर्व 50% से ज़्यादा चांसेस हो तभी आप रिकॉग्नाइज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज 50% से ज़्यादा चांसेस हो और अमाउंट आप सर्टेन कर सकते हो तभी। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ प्रोविजन इट शुड बी मेजर्ड एज फॉलो, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, इफ देयर आर मैनी पॉसिबल आउटकम देन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम। ठीक है, अगर बहुत सारे पॉसिबल आउटकम है तो आप उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे, आप उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे डेटर्स हैं, ठीक है, मेरे जो डेटर्स हैं या मेरी वारंटी है, ठीक है, मान लीजिए मेरी वारंटी है कि भाई यहाँ पर ना मेरे को जो मेरी सेल्स है, मान लीजिए मेरी सेल 10 लाख की सेल हुई है। अब 10 लाख की सेल में से कुछ आइटम्स की ऐसी सेल है, 5 लाख की सेल्स जो है वो ऐसी है कि जिसमें 2% चांसेस है कि, मान लीजिए 2% चांसेस है कि मेरे को बस वारंटी मिलेगी, मेरे पास आएगी, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% चांसेस की है। मतलब इसमें से 2% मेरे को क्लेम आ सकता है, 2% इसमें क्लेम आ सकता है और उसकी 80% चांसेस है वो भी, तो ये आ जाएगा। 2 लाख के ऐसे गुड्स हैं जिसमें कि मेरे को चांसेस है 5% का, 5%, 2 लाख में से 5% का ऐसा ऑब्लिगेशन आ सकता है मेरे को कि क्लेम आ सकता है अल्टीमेटली, और उसके चांसेस कितने, 90% चांसेस आएगा, और 1 लाख का हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी चल रही है यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट होती है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, अब दूसरा आपका, देयर इज ओनली वन पॉसिबल आउटकम, अगर एक ही पॉसिबल आउटकम है तो फिर मैं डायरेक्टली अमाउंट को रिकॉग्नाइज कर दूंगी, सिंपल। इफ एक्सपेंडिचर इज टू बी इनकर्ड आफ्टर 1 year देन प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज प्रेजेंट वैल्यू बाय डिस्काउंटिंग द एक्सपेंडिचर यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो कि हम लोग कैलकुलेट करते थे आपका डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ पीपी। ठीक है, जब हम पीपी कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट कितनी होगी, पीपी की कितनी वैल्यू पर रिकॉग्नाइज होगी इंडिया 16 में, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते थे। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडिचर हमें पता है कि ये 1 साल बाद ही एक्सपेंडिचर होना है तो उसका प्रोविजन अभी से बुक करना पड़ेगा, तो 1 साल बाद होना है तो उसमें से आप इंटरेस्ट हटा दोगे, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हटा दोगे, तो उसी को कहेंगे डिस्काउंट कर दोगे। किससे डिस्काउंट करेंगे, प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट से। ठीक है, एंड चार्ज करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस इन सच प्रोविजन टू अनवाइंड द डिस्काउंट, तो क्या कैसे चार्ज करोगे आप कर दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, P&L में आ जाएगा, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है ठीक है चौथा पॉइंट, इफ देयर इज अ रिस्क दैट एक्चुअल आउटफ्लो विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो देन दिस एडजस्टमेंट डन बाय एडिंग इट टू द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एज फॉलोज। मान लीजिए कि भाई मेरे को लगा था कि फ्यूचर में मेरे 11 लाख डिसमेंटलिंग कॉस्ट लग जाएगी, तो मैंने इसका पीवी कर लिया 10% से, तो मेरा 10 लाख रुपये आ गया, 10 लाख रुपये आ गया। लेकिन मेरे को लगा, सुनो यार रुको 1 मिनट, मेरे को लग रहा है कि भाई 5 लाख रुपये, मतलब 5, इसमें ना मुझे हो सकता है कि मुझे ज़्यादा ही डिसमेंटलिंग का करना पड़े। ठीक है, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा ही डिसमेंटलिंग की कॉस्ट इनकर करनी पड़े, तो मैं क्या कर दूँगी, इसमें रिस्क एडजस्टमेंट इंक्लूड कर दूँगी। कितना लग रहा है, 5% का लग रहा है, ठीक है, तो 5% ऐड कर दो उसमें, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10,50,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 10.5 लाख हो जाएगी बेसिकली, तो ये रिस्क एडजस्टमेंट, ठीक है, रिस्क एडजस्टमेंट ऐड हो जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो रिस्क फैक्टर में ऐड कर देंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी, P&L डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट बन जाएगी, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि अनवाइंड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट। ठीक है, हमें प्रोविजन हर साल रिव्यू करना पड़ेगा, एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट, इफ देयर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड देन इट शुड बी रिवर्स, तो P&L में क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमें लग रहा है कि प्रोविजन की अब जरूरत नहीं है तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, और हर बैलेंस शीट डेट पर उसका रिव्यू होगा, उसकी वैल्यूएशन देखी जाएगी सही है कि नहीं है ultimately. If entity can avoid any expenditure by its future actions, then no provision should recognize such expenditure. अगर आप अपनी फ्यूचर एक्शन करके कोई एक्सपेंडिचर बचा सकते हो तो कोई प्रोविजन बनने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लग रहा है यार ये बिजनेस करके ना, मैं बिजनेस कर तो रहा हूँ लेकिन अगले साल ना मुझे ऑपरेटिंग लॉसेस होंगे, मेरे को लग रहा है कि यार ये बिजनेस ना मेरे को लॉस देने वाला है, मेरे को लग रहा है लॉस देने वाला है मेरे को आगे बिजनेस, तो भाई मत करो। ठीक है, तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस जो है वो आप रोक सकते हो अपने एक्शंस, अभी के प्रेजेंट के एक्शन
परफॉर्म करके, तो अगर आप अभी के एक्शन परफॉर्म करके फ्यूचर के ऑपरेटिंग कॉस्ट को रोक सकते हो, तो वो एक्सपेंडिचर आपको, वो प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस का ओवरहॉलिंग और इंस्पेक्शन ऑफ शिप और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, कुछ एक्सपेंडिचर आएगा, क्वेश्चन में दिया होगा, इग्नोर करो, सिंपल सी बात ये है। स्पेशल पॉइंट्स आ जाते हैं। अब स्पेशल पॉइंट में आएगा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपकी जो भी आपका इकोनॉमिक बेनिफिट उस पर्टिकुलर एसेट या किसी से भी मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट इनकर होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि इस मशीन को, इस एसेट्स को यूज़ करके, ठीक है, मेरे को 15 लाख की सेल हो जाएगी, लेकिन मेरे को ना कॉस्ट जो इनकर होने वाली है अगले साल, मेरे को क्लियरली पता चल रहा है 20 लाख कॉस्ट इनकर होने वाली है मेरे को। 15 लाख की सेल तो जाएगी, लेकिन 20 लाख का लॉस होगा मेरे को, मतलब 20 लाख की कॉस्ट चली जाएगी, तो मेरे को लॉस कितना होगा, 5 लाख का। मेरे को पता है, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो हो गई हूँ उस कस्टमर के साथ, इस कॉस्ट में मैंने एंटर तो हो गई उस कस्टमर के साथ, है ना, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर के साथ एंटर तो हो रही हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग बना के देनी है फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे को पता चल रहा है यार बिल्डिंग बनाने में ना मैंने इससे 1 करोड़ की डिमांड की है, लेकिन मेरी कॉस्ट ने यार, मुझे पता है 1.2 करोड़ रुपये चलने वाली है, मेरे को लग रहा है 1.2 करोड़ बनने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट विच अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट कितना मिल रहा है, 1 करोड़ का, और आपको कॉस्ट ऑफ मीटिंग कितनी आ रही है, 1.2 करोड़ आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, और आपके पास अब आपके पास चारा नहीं है वापस जाने का, कि आप एंटर हो चुके हो, रेपुटेशन का सवाल है ना, रेपुटेशन का सवाल है। तो अगर मैं इस 1.2 करोड़, मतलब आप ये जो बुक है, जो डिफरेंस है आप 0.2 करोड़ का, वो आप वो रिकॉग्नाइज कर दोगे। प्रोविजन रिकॉग्नाइज ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट लोअर ऑफ लॉस ऑफ ऑन फुलफिलिंग द ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट, और लॉस कितना होगा, 0.2 करोड़ का लॉस होगा। और पेनल्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कि उसमें एक पेनल्टी क्लॉज है कि अगर आप वापस जाना चाहते हो, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करना चाहते, टर्मिनेट करना चाहते हो इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो टर्मिनेशन जो पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी आपको 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये की पेनल्टी आपको टर्मिनेशन बेनिफिट में देनी पड़ेगी। तो मैं 10 लाख मतलब 0.1 करोड़ हो गया, तो मैं 10 लाख रुपए खर्च करूं, ये 0.2 करोड़ रुपए लॉस बेयर करूं, तो डेफिनेटली 10 लाख रुपए दे के मैं, ठीक है, इसे नक्की करूंगी, 10 लाख रुपए टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट कर टर्मिनेट हो जाऊंगी, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दूंगी और बाहर निकल जाऊंगी। तो 10 लाख का फिर बनेगा प्रोविजन। आपको 20 लाख का प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 0.2 करोड़ मतलब 20 लाख ही हो गया, तो 20 लाख का प्रोविजन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या है, इट्स अ प्लान टू चेंज द स्कोप ऑफ बिजनेस और मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस को करने का तरीका चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है टाटा लिमिटेड, 2 डिवीजन है मेरे, ठीक है, 2 डिवीजन है, एक है मेरी टेक्नोलॉजी और एक है मेरी एयरलाइन। मेरे को एयरलाइन से बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं इसको बंद करने जा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, मेरा बिजनेस करने का तरीका या स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है। तो डिसकंटिन्यू लाइन ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ ऑपरेशन इन एरिया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे ना हल्दीराम ने अपनी ब्रांच बंद कर दी है, हल्दीराम ने अपनी ब्रांच बंद कर दी, वो चल नहीं रही थी, तो क्लोजर ऑफ ऑपरेशन हो गया, है ना। सो प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट रिकॉग्नाइज व्हेन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन रिस्ट्रक्चराइजेस। तो जब आपको पता है कि ये मैं बंद करने वाला हूँ, तो इससे रिलेटेड मेरे खर्चे होने वाले हैं, एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से जो भी एक्सपेंसेस है वो आप प्रोविजन के रूप में रिकॉग्नाइज कर दोगे, लेकिन वो कब करोगे, वो तब करोगे जब एंटिटी के पास डिटेल फॉर्मल प्लान है, एंड एंटिटी हैज रेज अ वैलिड एक्सपेक्टेशन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बाय अनाउंसिंग द प्लान, और उसने एक्सपेक्टेशन जगा दिए लोगों में प्लान को अनाउंस करके, तो दोनों जब कंडीशन कंप्लाई होंगी तभी मेरा प्रोविजन बनेगा रिस्ट्रक्चरिंग को। अब इसमें तीसरा पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो कि रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हो रहे हैं, तो जो कि मेरे एक्सपेंडिचर रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से हो रहे हैं वही केवल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आएंगे। स्टाफ टर्मिनेशन, एजेंसी कॉस्ट, कंपनसेशन टू कस्टमर्स, लीज टर्मिनेशन कॉस्ट, ये सब आएंगे। लीज टर्मिनेशन कॉस्ट हो गई, रेटेंसी कॉस्ट हो गई, ठीक है, ये सारी कॉस्ट आएंगे। रिलोकेशन, रिटेनिंग कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयज रिमेन इन अ कंपनी। अगर मान लीजिए मैं, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरे हल्दीराम ब्रांच में काम करते थे, मैंने उनको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर रही हूँ, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको रिलोकेट करना पड़ेगा, तो वो सारे जो खर्चे हैं वो मेरे आपके प्रोविजन फॉर अमाउंट फॉर रिस्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि वो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से नहीं हो रहे, वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे डिवीजन में काम कर सकें, मेरी दूसरी जगह काम कर सकें। तो मेरी अगर कोई भी एसेट्स इंपेयरमेंट होती है तो वो भी आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, एसेट्स में इंपेयरमेंट हो रही है तो वो भी आप कंसिडर नहीं करोगे। अब आता है हमारा रिम्बर्समेंट के बारे में। तो एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन is expected to be reimbursed by other party, तो it's virtually certain more than 95% chance that net reimbursement will be received।
रिम्बर्समेंट का केस मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ठीक है, मैंने मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं ना ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर आऊँगी गर्ल्स के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर आऊँगी। ठीक है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर से डील कर लिया। मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर से डील कर लिया कि भाई सुन, तू मैन्युफैक्चरिंग करके मेरे को ये ब्यूटी प्रोडक्ट दे जिससे कि लड़कियां गोरी हो जाएं, जैसे कि लड़कियां और सुंदर लगे, ग्लो आए चेहरे पे। ठीक है, ग्लो आए चेहरे पे। तो मैंने उससे कहा कि तू मुझे बना के दे, मैं अपनी ब्रांड चिपका के मार्केट में सेल करूँगी, मार्केट्स में सेल करूँगी। तो अब क्या हुआ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उससे। ठीक है, अब लेकिन एक बात और सुन ले, मैंने मैन्युफैक्चरिंग जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे एक बात बोली कि अगर ये तेरा ब्यूटी प्रोडक्ट जो मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं हुआ, मैं जो कह रही हूँ वो सही नहीं हुई ब्यूटी प्रोडक्ट, और मेरे पर क्लेम आ गया, तो वो क्लेम तू बियर करेगा, वो क्लेम तू बियर करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने किसी से ब्यूटी प्रोडक्ट मेरा आ गया और ब्यूटी प्रोडक्ट को मैंने मार्केट में सेल किया, ब्यूटी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया, 1 करोड़ की मेरी सेल हो गई। ठीक है, मेरे को कॉम्पनसेशन का आ गया, मेरे को फॉर एग्जाम्पल मेरी सेल हो गई 1 करोड़ की। ठीक है, मेरा B2B सेल्स है। लेकिन हुआ क्या कि भाई मेरे को ना कस्टमर ने कंप्लेंट ठोक दी मेरे ऊपर, केस कर दिया, मेरे कंपनी ने केस कर दिया, B2B वाली कंपनी ने मेरे पर केस कर दिया। और मेरे को जो क्लेम आ रहा है वो आ रहा है कि भाई आपको 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आपको 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगी, कॉन्ट्रैक्टर को बोलूँगी भाई मेरे को 80 लाख रुपए दे, मेरे को नहीं पता, तेरी वजह से तूने प्रोडक्ट बेकार बनाया, मेरे को 80 लाख रुपए चाहिए। सो इफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल ऑब्लिगेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिम्बर्स्ड। ठीक है, ये बोल रहा है वो, अगर एक्सपेंडिचर जो भी आपको खर्चा करना पड़े 80 लाख रुपए, अगर आपको पता है वो कॉन्ट्रैक्टर से दूसरी पार्टी से मिल जाएगा और ये वर्चुअली सर्टेन है, 95% चांसेस है, तो मेरे को तो है ही भाई, कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो रिम्बर्समेंट विल बी रिसीव। तो रिम्बर्समेंट आपकी सेपरेट एसेट्स मानी जाएगी। तो बैलेंस शीट में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वो रिम्बर्समेंट आपकी सेपरेट एसेट्स मानी जाएगी। और अगर आपको 1 साल के अंदर रिसीव होने वाला पैसा तो वो नॉन करेंट एसेट्स मानी जाएगी, अदरवाइज वो करेंट एसेट्स मानी जाएगी 12 महीने के अंदर पैसा रिसीव होने वाले तो। ठीक है, अगर 12 महीने के अंदर रिसीव होना तो करेंट एसेट्स, अदरवाइज नॉन करेंट एसेट्स मानी जाएगी। ठीक है, और प्रोविजन जो एक्सपेंस है आपका और रिम्बर्समेंट इनकम वो आप सेपरेटली, ठीक है, आप प्रेजेंट कर सकते हो नेटिंग ऑफ करके, आप नेटिंग ऑफ करके प्रेजेंट कर सकते हो, सेपरेटली प्रेजेंट करते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो प्रोविजन कितना बनना था मेरा, प्रोविजन बनना था मेरे को 80 लाख का, है ना, 80 लाख का प्रोविजन बनना था। लेकिन मेरे को पता है कि 80 लाख में से मेरे को तो भाई मेरे को 70% तो मिल ही जाना है, तो मतलब 56 लाख तो मिल ही जाना है। तो रिम्बर्समेंट इनकम हो जाएगी आपकी 56 लाख और प्रोविजन बन जाएगा 80 लाख का। एंड रिम्बर्समेंट शैल नॉट एक्सीड प्रोविजन अमाउंट, रिम्बर्समेंट कभी भी आपकी प्रोविजन अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, सामने वाला आपको कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि जो भी मेरे को मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है बड़े बड़े इतना कमाल का है कि अगर इसका मतलब कोई केस नहीं आ सकता, अगर केस आया तो मैं आपको 120% दूंगा आपकी पेनल्टी का, अगर केस आता है तो केस के अमाउंट का। ठीक है, तो भी 120% आप रिम्बर्समेंट नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। ठीक है, आपको करना पड़ेगा 1 करोड़ रिकॉग्नाइज, मतलब 80 लाख रिकॉग्नाइज, जो भी केस का अमाउंट आया वो ये है। सो इफ रिम्बर्समेंट इज नॉट वर्चुअली सर्टेन देन डिस्क्लोज नोट्स टू अकाउंट। अगर रिम्बर्समेंट आपको पता है कि नहीं आने वाली, 95% चार्जेस कुछ भी नहीं है, तो आप डिस्क्लोजर दोगे नोट्स टू फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो कि कोई भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल है प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट होती तो, अगर ये प्रेजेंट होती तो, वन सेकेंड यस। सो अगर कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी क्या होती, पॉसिबल होती, सॉरी प्रेजेंट होती, तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है ना, प्रेजेंट होती या फिर आपके प्रोविजन बन जाता। लेकिन ये क्या आपकी पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है, ध्यान से सुनना, पॉसिबल है। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो प्रेजेंट पास इवेंट्स की वजह से दैट विल बी कंफर्म ओनली अक्रेंस और नॉन अक्रेंस सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, जैसे कि मान लो मान लो मेरे पास कोई लीगल केस आ गया, या मान लो जी मेरी कोई फैक्ट्री है। ठीक है, मेरी फैक्ट्री है, अब मेरे को उस पर ना, ठीक है, मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा मेरी फैक्ट्री में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करते। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं करते, लेकिन मेरे को एक खतरा भी है कि कल को मेरे को नोटिस आ गया पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, तो हो सकता है मुझे ऑब्लिगेशन आ जाए, मेरी लायबिलिटी आ जाए। ठीक है, मेरे को खतरा भी है। तो अब क्या हुआ कि चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को नोटिस भी आ गया पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से कि भाई हमें डाउट है
कि आप पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हो, एक क्राइटेरिया होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा आप कर रहे हो पॉल्यूशन, तो उसकी वजह से मेरे को क्या पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन सकती है, बिकॉज ऑफ कमिंग नोटिस, बिकॉज ऑफ रिसीविंग नोटिस मेरी पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन सकती है। लेकिन कितनी बनेगी उन्होंने भी नहीं बताया अपने एग्रीमेंट में, कितना बनेगा क्या बनेगा, ठीक है। और तो वो मेरी क्या हो जाएगी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, नोट्स टू अकाउंट में दिखा सकती हूँ अल्टीमेटली। या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम 5 इवेंट्स, मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो रही है 5 इवेंट्स की वजह से। एंड एंड मुझे नोटिस आ गया पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, ठीक है। या एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नॉट प्रोबल, आउटफ्लो जो है रिसोर्सेज के पता ही नहीं है कितना जाएगा, मुझे नहीं पता कितना पैसा जाने वाला है, मुझे नहीं पता कितना कैश जाने वाला है। और अमाउंट, या फिर मुझे पता है कि पैसा जाने वाला है, मान लो मुझे लग रहा है कि यार 50 लाख ना लग जाएंगे, मेरे को 50 लाख जाने वाले हैं, है ना। और अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेट रिलायबली, ठीक है। मेरे को 50% ज़्यादा चांस लग रहे हैं जाने वाले हैं, लेकिन 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 मेरे को अमाउंट मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 50% से जाने वाले हैं, या फिर मैं अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पा रही हूँ। तो दोनों कंडीशन में आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाती है। कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है, इसको कभी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हैं तो, बट मुझे नहीं पता कितने होने वाले हैं। सॉरी मैं बैड, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। मुझे अमाउंट असर्टेन नहीं है बेसिकली, अगर सर्टेन होता है तो प्रोविजन नहीं बन जाता, है ना। तो ये है फ्रेंड्स। तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नॉट प्रोबेबल, कितना जाएगा पता नहीं है, या फिर अमाउंट मैं एस्टिमेट नहीं कर सकती, तो मैं डिस्क्लोज कर दूंगी कि मेरे को नोटिस आया हुआ, बट कितना लायबिलिटी बनेगी हमें नहीं पता। सो रिकग्निशन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड बट इट शुड बी डिस्क्लोज नोट्स टू फाइनेंशियल अकाउंट। हाउएवर पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो रिसोर्स, अगर आपकी पॉसिबिलिटी जो रिसोर्सेज के वो लेस देन 5% है, तो डिस्क्लोजर आपको जरूरी नहीं होगा, ठीक है। अब आता है हमारा कंटीजेंट एसेट्स। तो कंटीजेंट एसेट्स का मतलब क्या है, पॉसिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, ठीक है। पास्ट इवेंट्स की वजह से पॉसिबल एसेट्स अराइज हो रही है, दैट विल बी कन्फर्म ओनली ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, जो कि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के होने या ना होने से ही कन्फर्म की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी लॉटरी है, ठीक है, लॉटरी है, मैंने लॉटरी खरीद ली। अब भाई लॉटरी मेरी फ्यूचर में, अगर मेरी लॉटरी फॉर एग्जाम्पल मेरी लॉटरी निकल जाती है तो मेरी एसेट, नहीं निकलती तो मेरी कुछ नहीं, ठीक है, मेरा लॉस। तो फ्यूचर पर डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है किसी से, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है किसी से। अब फ्यूचर में भाई, फ्यूचर में मुझे मालूम मेरा इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में, है ना, कि इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में। अब उन्होंने बोला है कि अगर हमारा 1 करोड़ टर्नओवर अचीव हो जाता है, पर्टिकुलर टारगेट अचीव हो जाता है, तो हम अपने शेयर होल्डरों को 100 रुपये का वाउचर्स देंगे या 1000 रुपये का वाउचर्स देंगे, ठीक है। 1000 रुपये का वाउचर देंगे या फिर बेनिफिट देंगे, कुछ बेनिफिट्स देंगे, टिकट देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एयरलाइन कंपनी थी तो टिकट देंगे, ठीक है, दुबई की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरी कंटीजेंट एसेट्स है, फ्यूचर पर डिपेंड करता है ना। सो रिकग्निशन कब रिकग्नाइज करेंगे, इफ इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज वर्चुअल सर्टेन, अगर मोर देन 95% चांसेस कि हमको मिलना ही मिलना है, ठीक है। चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि मुझे मिलना ही मिलना है। लॉटरी जो खरीदी हुई है, जो मैं लॉटरी खरीदने जा रही हूँ, वो सिर्फ मैंने ही खरीदी हुई है, तो भाई 90% चांसेस है, 95% से ज़्यादा चांसेस है कि मेरे को मिलनी लॉटरी, मुझे जीतना ही है। तो फिर कंटीजेंट एसेट्स नहीं रहेगी, आपकी वो एसेट्स बन जाएगी, आप उसे रिकग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी ओर इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल है लेकिन वर्चुअली सर्टेन नहीं है, मतलब 50% और मोर चांसेस हैं। मान लो लॉटरी है 2 लोगों ने खरीदी है, सिर्फ टोटल मिला के 2 लोगों ने, या तो वो जीतेगा मैं जीतूंगी, तो 50% उससे ज़्यादा चांसेस हैं। तो वहाँ पे आप रिकग्नाइज नहीं करोगे, लेकिन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर दोगे। इफ इनफ्लो रिसोर्सेज नॉट प्रोबेबल, अगर इनफ्लो रिसोर्सेज जो है वो प्रोबेबल ही नहीं है, लेस देन 50% चांस है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, कि प्रूडेंस कंसेप्ट चलता है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, प्रूडेंस कंसेप्ट चलता है। सो यहीं के साथ हमारा ये इंडियाज 37 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।